हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सोनी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल परामानस स्टडी पॉइंट पर पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग हाई स्कूल फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में काफ़ी कुछ जाना था पिछली क्लास में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में पढ़ा था। लाइट के बारे में क्या होता है, इसमें बताया गया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसके द्वारा हम किसी दूसरी वस्तु को देख सकते हैं। और ये जो है प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी दूसरी वस्तु को दिखाने के लिए हमारी क्या करता है, सहायता करता है। और ये जो प्रकाश होता है उसके गुणों के बारे में हमने पढ़ा था कि गुण क्या क्या थे। इसमें बताया गया था कि प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। और प्रकाश जो है चिकने पृष्ठ से क्या होता है, उसका परावर्तन होता है। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर टकराता है तो उसकी किरणें क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। इनके बारे में हमने सीखा था। और हमने प्रकाश किरण पुंज और किरण के बारे में पढ़ा था। किरण पुंज और किरण पुंज और किरण के बारे में पढ़ा था। इसमें क्या बताया गया था कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय पथ से गमन करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और कई सारी जब कई सारी किरणें क्या होती हैं, चलती हैं एक ही बिंदु पर, क्या है, कई सारी किरणें एक ही बिंदु पर क्या करती हैं, चलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते थे, किरण पुंज कहते थे। इसी के आधार पर हमने सीखा कि अपसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज क्या है, इसके बारे में जाना था। और समांतर किरण पुंज क्या है, या फिर कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, है ना, और रे ऑफ लाइट, इनके बारे में सीखा। देखिए अपसारी क्या होती हैं, एक बिंदु से निकलती हुई किरणें, एक ही बिंदु से निकलती हुई जो किरण होती हैं वो किरणें क्या होती हैं, हमारी अपसारी कहते हैं। इससे हम क्या कहते थे, अपसारी के बारे में पढ़ा था कि अपसारी क्या होता है, एक ही किरण पुंज से क्या होती हैं, जब किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम अपसारी या फिर डाइवर्जेंट, या फिर क्या, डाइवर्जेंट रेज कहते थे, ठीक है, डाइवर्जेंट रेज कहते थे। और एक ही बिंदु पर आती हुई सारी किरणें, एक ही बिंदु पर आती हुई सारी किरणें, उसे हम कहते थे अभिसारी। उसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभिसारी किरण पुंज, क्या पढ़ा था, अभिसारी किरण पुंज। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज को कॉन्वर्जेंट, इसे हम डाइवर्जेंट, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वर्जेंट। और समांतर के बारे में पढ़ा था कि समांतर किरण पुंज होती क्या है, ऐसी किरणें जो आपस में क्या हो, प्रतिच्छेद ना करें, इसे हम पैरेलल रेस कहते हैं या फिर समांतर किरण पुंज कहते हैं। इनके बारे में पढ़ा। और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे अब कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें बताया गया है जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह या पृष्ठ से टकराता है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है कैसा है, चिकना, चिकने पृष्ठ से जब टकराता है, टकराने के बाद ये जो किरणें होती हैं परावर्तित हो जाती हैं। ये आपतित किरण है। टकराने के बाद ये हमारा क्या, आपतन बिंदु है, ये हमारा है आपतन बिंदु। ये हमारा कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। मतलब जिस बिंदु पर किरणें क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हों, तो वो हमारा आपतन बिंदु हो गया। अब यहाँ से आपतित होने के बाद क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। परावर्तित होने के बाद ये जो बिंदु होगा, इसी पर एक नॉर्मल या फिर अभिलंब खींचा जाएगा। क्या खींचा जाएगा, नॉर्मल या अभिलंब खींचा जाएगा। तो एक बार हम
इसको हम डिफाइन कर लेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पालिशदार सतह से टकराता है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक आपतित किरण होती है और एक परावर्तित किरण, और बीच में अभिलंब होता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच, किसके बीच? आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, अभिलंब के बीच में एक एंगल बनता है आई, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण के नाम से जाना जाता है। समझ गए होंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है, आपतित किरण इंसिडेंट रे, इसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में हमारा जो कोण बनेगा, इसे हम रिफ्लेक्टेड रे, आप परावर्तित किरण को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड किरण या फिर रे। ठीक है, इसे हम परावर्तित किरण या फिर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहेंगे, जिसे हम किससे डिफाइन करते हैं? आर से। अब हम जानेंगे कि इसके दो नियम दिए गए थे, उसके बारे में जानेंगे। परावर्तन के हमारे कितने नियम दिए गए हैं? 2 नियम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, और ये बीच में हमारा नॉर्मल है, और ये जो सरफेस है कैसा? पॉलिश किया हुआ है ना, कि प्रकाश किरणें दूसरे माध्यम में गमन ना कर पाएँ। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम बताए गए थे? 2 नियम बताए गए थे। इसमें से पहला जो नियम था, इसी के आधार पर ही था। नियम के बारे में पढ़ेंगे परावर्तन के। पहला नियम क्या था? जो हमारी आपतित किरण थी, कौन सी? आपतित किरण, परावर्तित किरण, कौन सी? परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग अब इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सभी लोग पढ़ाई में मन जरूर से लगाइए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है। इसमें आप लोगों को बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ हासिल भी करना है। तो यहाँ पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होगा तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगी। और सेकेंड जो ला था, R इजक्वल टू या फिर आई, एंगल I इजक्वल टू एंगल R। अभी हमने बताया था कि एंगल I क्या था? आपतन कोण। एंगल I क्या था? आपतन कोण। और एंगल R क्या था? परावर्तन कोण। दोनों आपस में बराबर होंगे। इसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की परावर्तन के नियम में। ठीक है, परावर्तन का जो नियम था इसमें 2 थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में, या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल और ये क्या था आपका? रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल, दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे कि समतल दर्पण जो होता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है, कहाँ बनता है, और ये जो दर्पण है किसमें उपयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर।
अब हम जानेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो ये होता क्या है, सबसे पहले जो घरों में शीशा होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, चेहरे देखते हैं ना, तो वो क्या है, समतल दर्पण। तो उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है और कैसा बनता है, आभासी। ठीक है, वहाँ पर हमारा जो दर्पण होता है उसमें सदैव प्रतिबिंब जो होता है सदैव आभासी बनता है और सीधा बनता है। देखा होगा कि अगर हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, सामने उसी तरह दिखाई देता है जिस तरह हम लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और इसका जो प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब होता है ये दर्पण के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर व्यक्ति खड़ा है। मान लो ये हमारा क्या है, दर्पण है, ये हमारा क्या है, दर्पण है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लो ये क्या है, कोई व्यक्ति। ठीक है, समझ लीजिएगा, ये क्या है, कोई व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ठीक दर्पण के पीछे, ठीक दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब उसका इमेज बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा, आभासी और बस, हाँ ठीक है, जितनी दूरी पर रखा है उतनी दूरी पर। और वस्तु के आकार का, ये भी चीज ध्यान देना, किसका आकार का, वस्तु जितना बड़ा होगा, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, ये चीज ध्यान देना कि आभासी बनेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब, सीधा बनेगा, और जितनी दूरी पर वस्तु है, मान लो कोई व्यक्ति है, जितनी दूरी पर दर्पण से, ये क्या हमारा दर्पण है। ठीक है, ये क्या हमारा दर्पण है, और जितनी ही दूरी पर ये हमारी वस्तु होगा उतना ही दूरी पर दर्पण के ठीक पीछे, दर्पण के ठीक पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और वस्तु के आकार का अर्थ मतलब वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। और ये चीज ध्यान देना कि जो प्रतिबिंब होता है सदैव आभासी बनता है। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे दर्पण के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में जानना भी बहुत अवश्य है क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होता है। सबसे पहले हम जानेंगे गोलीय दर्पण होता क्या है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में। यदि हम खोखले गोले को, मान लो ये हमारा क्या है, एक खोखला गोला है, इसको हम काट दें, इसको क्या कर दें, काट दें, काट दिया। ठीक है, अब हमारा आधा हिस्सा इस तरफ हो गया, आधा इस तरफ हो गया। अब हम क्या कर दें, इसके एक हिस्से पर, चाहे अंदर वाले हिस्से पर और चाहे बाहर वाले हिस्से पर, हम क्या करते हैं, चांदी या पारे की, चांदी या पारे की कलाई कर दें। क्या कर दें, कलाई या पॉलिश कर दें। ठीक है, अब उसके ऊपर हमने यहाँ पर क्या है, हमने इसको परावर्तक बनाना है, तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, चांदी या पारे की कलाई कर दी। कलाई करने के बाद ये हिस्सा चमकने लगेगा। ठीक है, ये हिस्सा क्या होगा, चमकने लगेगा। ठीक है, उसके बाद चमकते हुए हिस्से पर हम क्या करते हैं, रेड कलर का, किस कलर का, रेड कलर का, लाल रंग का पेंट, कौन सा, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का क्या कर दें, पेंट कर दें। तो हमारे ये क्या बन जाता है, एक गोलीय दर्पण बन जाता है। फिर से समझेंगे गोलीय दर्पण की परिभाषा। यदि हम खोखले गोले को काट दें, काटने के बाद एक हिस्से पर चांदी या पारे की कलाई करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दें, आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दें, तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, परावर्तक बन जाता है। मतलब कि ये वाला हिस्सा परावर्तक बन जाता है, यहाँ से जो किरणें हैं टकराएंगी तो उस पार नहीं जा पाएंगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ पे लिखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार।
गोलीय ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण, कौन से दर्पण? अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर। कौन सा? कॉनकेव मिरर, इसके बारे में जानेंगे। देखिए ये मिरर होता क्या है? धंसा हुआ होता है। इसका जो परावर्तक तल होता है वो धंसा हुआ होता है और इसके उभरे हुए भाग पर हम क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। तो एक हिस्सा हमने इसे काट लिया ना, अब इस हिस्से पे हमने क्या कर दिया? पॉलिश या कलाई कर दी। ठीक है, तो इसका जो परावर्तक तल होगा वो क्या करेगा? ठीक है, धंसा हुआ होगा, वो हमारा क्या होगा? धंसा हुआ होगा। और यहाँ पे ये किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। ये किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है, नहीं, ये किरणों को क्या करता है? फैलाता है। ये किरणों क्या करता है? फैलाते हैं। यहाँ से किरणें क्या होती हैं? फैलती हुई, ठीक है, फैलती हुई निकलती हैं। ऐसे ये किरणें को फैलती हुई निकलती हैं, मतलब किरणें आई, टकराई, टकराने के बाद ये क्या है होंगी? किरणें फैलती हुई निकलेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। यदि हम गोलीय दर्पण के या फिर खोखले गोले के उभरे हुए भाग पर हम पॉलिश या कलाई करते हैं तो उसका जो दूसरा पृष्ठ होता है परावर्तक बन जाता है, जो कि हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा कौन सा होता है हमारा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर, इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का अर्थ हुआ आपका कि यदि हम धंसे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं, यदि हम किस पर? धंसे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। यदि हम क्या करते हैं? धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर, यदि हम क्या करते हैं? धंसे हुए भाग पर हम क्या करते हैं? पॉलिश कर दें। ये हमारा धंसा हुआ भाग है, इस पर हमने पॉलिश कर दिया तो उभरा हुआ भाग हमारा क्या बन जाता है? परावर्तक बन जाता है। उभरा हुआ भाग हमारा कैसा बन जाता है? परावर्तक बन जाता है। और ये किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है, फैलाता नहीं। किरणों क्या करता है? एकत्रित करता है। लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, यहाँ से किरणें फैलती हुई निकलती हैं और यहाँ से किरणें क्या करती हैं? एकत्रित करता है। एक ही बिंदु पर किरणों को एकत्रित करता है। यहाँ पर इसमें प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है और इसमें प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा बनता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन सा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसके बारे में पढ़ा इससे पहले, परावर्तन के नियम और परावर्तन के बारे में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं या फिर दर्पण के भाग, कि दर्पण को कौन कौन सा मुख्य भाग होता है जिसके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे दर्पण के ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के ध्रुव के बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में, मुख्य फोकस के बारे में, मुख्य त्रिज्या के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।